तो दोस्तों हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से डेवलप किया हुआ FA-50 फाइटर एयरक्राफ्ट ने रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के टेंडर को जीत लिया है। मतलब रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के टेंडर में जहां पे भारत के तेजस एयरक्राफ्ट को एक जहां पे स्ट्रॉन्ग दावेदार के रूप में देखा जा रहा था, तो वहीं पे अब रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की तरफ से FA-50 एयरक्राफ्ट को चुना गया है। पर दोस्तों यहाँ पे ये खबर समाप्त नहीं होता है, बल्कि बताया जा रहा है कि अब इस एयरक्राफ्ट को चुनने के कारण को लेके मलेशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री के बीच में ही एक तरीके से विवाद शुरू हो गया है और एयरक्राफ्ट को चुनने को लेके अब इल्जाम लग रहा है। इल्जाम है कि इस एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट करवाने के लिए साउथ कोरिया की तरफ से किकबैक्स दिया गया था और बजट के बाहर जाके ओवर बजट में इन एयरक्राफ्टों को चुना गया, जबकि एयरक्राफ्ट सही ढंग से टेंडर के आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकता। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सच में पैसे के बदले साउथ कोरिया के द्वारा अपने एयरक्राफ्ट को जितवाया गया और इसे लेके मलेशिया के अंदर में असल में क्या कंट्रोवर्सी चल रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया के हाल ही के एक रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा जानकारी दिया गया। जानकारी ये है कि रॉयल मलेशियन टेंडर में जहां पे इंडियन एयरफोर्स के तेजस एयरक्राफ्टों को एक प्रमुख एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा था और एक तरीके से मलेशिया के भी मीडिया रिपोर्टों में इन एयरक्राफ्टों को फेवरेट एयरक्राफ्ट के रूप में दर्शाया जा रहा था, तो वहीं पे आखिरी वक्त पे ये टेंडर संपूर्ण रूप से पलट गया और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की तरफ से टेंडर के विनर के रूप में साउथ कोरियन कंपनी कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से डेवलप किया हुआ लाइट एयरक्राफ्ट FA-50 को घोषित किया गया। हालांकि दोस्तों विनर के रूप में घोषित होने के बावजूद साउथ कोरिया के FA-50 एयरक्राफ्टों के लिए चुनौती खत्म नहीं हुआ है और यहाँ पे चुनौती बन गया है मलेशिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को बजट के बाहर जाके खरीदने के डिसीजन को लेके फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से डिफेंस मिनिस्ट्री और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स को एक तरीके से सवाल पूछा गया है और ये बताया गया है कि उन्हें पता था कि बजट जितना है उसके बाहर ये एयरक्राफ्ट का प्राइस है, तो फिर उनके द्वारा क्यों एयरक्राफ्ट को चुना गया, जबकि इसके कम लागत में रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के लिए इससे बेहतर एयरक्राफ्टों का ऑफर हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की तरफ से 18 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके मलेशिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 3.5 बिलियन मलेशियन करेंसी सैंक्शन किया गया था और इन 18 FA-50 एयरक्राफ्टों को जो खरीदा जा रहा है, बताया जा रहा है कि इसे लेके साउथ कोरिया की तरफ से करीब करीब $4.2 बिलियन मलेशियन करेंसी के बिडिंग किया गया है, जो एक तरीके से सैंक्शन मनी से तो अधिक है ही। साथ में रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इससे भी कम प्राइस में रॉयल मलेशियन एयरफोर्स को 2 अन्य एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया था, जिनमें सबसे कम प्राइस में मतलब करीबन 3.4 बिलियन मलेशियन करेंसी के लागत से चाइना की तरफ से 18 JF-17 थंडर एयरक्राफ्टों का जहां पे ऑफर किया गया था, तो वहीं पे इंडिया की तरफ से अपने तेजस एयरक्राफ्टों को लेके 3.7 बिलियन मलेशियन करेंसी के तहत ऑफर किया गया था। मतलब इन दोनों एयरक्राफ्टों से भी अधिक पैसा खर्चा करके जहां पे मलेशियन एयरफोर्स की तरफ से FA-50 एयरक्राफ्टों को चुना गया है, तो वहीं पे रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि FA-50 एयरक्राफ्ट सही ढंग से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में जिक्र किया गया क्षमताओं को भी प्रदर्शित नहीं कर पाया है और एक तरीके से रॉयल मलेशियन एयरफोर्स को जो आवश्यकता इन एयरक्राफ्टों से है वो आवश्यकता पूरा करने में सक्षम नहीं है। इवन दोस्तों लोकल मीडिया की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि 3.4 बिलियन रॉयल मलेशियन करेंसी के तहत जो JF-17 एयरक्राफ्टों का ऑफर चाइना के द्वारा किया गया है, ये भी टेक्नोलॉजी के मामले में या फिर कहे तो रिक्वायरमेंट के मामले में सही ढंग से आगे नहीं आया है। लेकिन भारत की तरफ से जो तेजस एयरक्राफ्टों का ऑफर 3.75 बिलियन मलेशियन करेंसी के तहत किया गया है, ये रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है और एक तरीके से FA-50 जैसे एयरक्राफ्टों की कीमत के मुकाबले में सस्ता भी है। ऊपर से दोस्तों लोकल मीडिया की तरफ से यह भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि इसके लिए रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के अधिकारियों को साउथ कोरिया के कंपनियों के तरफ से किकबैक्स दिया गया है और उसके ही एवज में साउथ कोरिया के इस एयरक्राफ्ट को चुना गया है। हालांकि दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि रॉयल मलेशियन एयरफोर्स और मलेशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से FA-50 एयरक्राफ्ट को टॉप कंटेंडर के रूप में दर्शाया गया है। हालांकि एयरक्राफ्टों के पास मैन्यूवरेबिलिटी की उतने कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों को बेसिकली ट्रेनिंग पर्पस के लिए ही डिजाइन और डेवलप किया गया है। हालांकि FA-50 एयरक्राफ्टों में हल्का अटैक कैपेबिलिटी भी है, जिसका कारण है बाद में इन एयरक्राफ्टों में हथियारों को इंटीग्रेट करना। पर वहीं पे अगर इन एयरक्राफ्टों के मैन्यूवरेबिलिटी को तेजस एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर किया जाए तो ये तेजस एयरक्राफ्टों से काफी पीछे है और डॉग फाइट में तेजस एयरक्राफ्ट जिस तरीके से काम कर सकता है और मिसाइल लॉक को जिस तरीके से नाकाम कर सकता है, वो कैपेबिलिटी रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की तरफ से चुना गया FA-50 एयरक्राफ्टों के पास नहीं है। इसके अलावा दोस्तों FA-15 एयरक्राफ्टों के क्रैश को लेके भी सवाल बना हुआ है और साल 2012 से लेके अब तक करीबन 6 ऐसे एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुका है। साल 2012 में पहला FA-50 एयरक्राफ्टों का क्रैश हुआ था, जबकि इसके बाद 2015, 2018, 2020, 2021 और आखिरी क्रैश जुलाई 2022 में हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2022 का क्रैश इंडोनेशियन
मलेशियन एयरफोर्स का था जो सेंट्रल जावा में एक नाइट ट्रेनिंग मिशन के दरमियान हुआ और इस क्रैश में पायलट भी मारे गए थे। इवन दोस्तों इल्जाम ये भी लग रहा है कि साउथ कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के अधिकारी और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के अधिकारियों के द्वारा कई बार डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ बैठक किया गया है और इसी कारण से किक्सबैक्स को लेके भी इल्जाम लग रहा है और बताया जा रहा है कि किक्सबैक्स के कारण ही महंगे होने के बावजूद और आवश्यकताओं को पूरा ना करने के बावजूद दूसरे एयरक्राफ्टों को दरकिनार करते हुए F-50 एयरक्राफ्टों को रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की तरफ से तरजीह दिया गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की तरफ से चुना गया F-50 एयरक्राफ्ट और भारत की तरफ से मलेशिया को ऑफर किया गया तेजस एयरक्राफ्टों में ऐसा क्या डिफरेंसेस है जिससे तेजस एयरक्राफ्ट इन एयरक्राफ्टों से बेहतर है। दोस्तों दोनों एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इनमें F-50 एयरक्राफ्ट या फिर कहे तो T-50 एयरक्राफ्ट असल में एक एडवांस जेट ट्रेनर और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसे कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री और लॉकहीड मार्टिन के द्वारा ज्वाइंटली बनाया गया है और ये पहला साउथ कोरिया के इंडिजिनियस सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। इवन दोस्तों ये दुनिया के कुछ गिने चुने सुपरसोनिक ट्रेनर एयरक्राफ्टों में से भी एक है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट 1990 के दशक में शुरू हुआ और इसका फर्स्ट फ्लाइट 2002 में हुआ, जबकि इसे साल 2005 में रिपब्लिक ऑफ कोरियन एयरफोर्स में शामिल किया गया। इन एयरक्राफ्टों के कई तरीके के वेरिएंट है जिनमें T-50B, TA-50, FA-50 शामिल है। FA-50 असल में इसके सिंगल सीटेड मल्टी रोल वेरिएंट है, जबकि बाकी वेरिएंटों को इसके ट्रेनर वेरिएंट और एक्रोबेटिक वेरिएंट कहा जाता है। इन एयरक्राफ्टों को अब तक कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से इंडोनेशिया, इराक, फिलीपीन, साउथ कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया और पोलैंड को बेचा गया है। हालांकि दूसरी तरफ अगर तेजस एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये असल में एक फोर्थ जनरेशन के सिंगल इंजन डेल्टा विंग लाइट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जिसे की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर के साथ मिलकर ज्वाइंटली इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है। दोस्तों ये संपूर्ण रूप से एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जबकि इसके ट्विन सीटेड वेरिएंट को भी ट्रेनर एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये सुपरसोनिक कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है और हर तरीके के कॉम्बैट रोल को निभा सकता है, चाहे वो हवा से हवा हो, हवा से जमीन हो और हवा से समुद्र हो। हालांकि दोस्तों एयरक्राफ्टों के रोल ही इन दोनों एयरक्राफ्टों के बीच का सबसे बड़ा अंतर है, क्योंकि तेजस एयरक्राफ्टों को संपूर्ण रूप से मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के रूप में जहां पे डेवलप किया गया है और बाद में इसके ट्विन सीटेड वेरिएंट को एज ए लीड इन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट के रूप में निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं पे F-50 एयरक्राफ्टों को पहले ट्रेनर एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया गया और बाद में इसमें हथियार लगा के एक अटैक एयरक्राफ्ट में परिवर्तित किया गया है, जिसे सिंपली स्ट्रक्चरल वाइज ये जो एयरक्राफ्ट है ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट ही रहा और इस कारण से इन एयरक्राफ्टों के मैन्युवरेबिलिटी को एक ट्रू कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ कतई ही मैच नहीं करवाया जा सकता। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस असल में भारत की तरफ से इंडिजिनियसली बनाया हुआ दूसरा एयरक्राफ्ट है और इससे पहले भारत की तरफ से HF-24 मरूत एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जा चुका है, जबकि भारत के द्वारा इसके अलावा अन्य ट्रेनर एयरक्राफ्टों का भी निर्माण किया गया है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस एयरक्राफ्टों में कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में सबसे बेहतरीन लाइट वेट मटेरियल के रूप में भी देखा जाता है। दोस्तों फिलहाल दोनों एयरक्राफ्टों के आकार और वजन को हम नहीं कंपेयर करेंगे, लेकिन दोनों एयरक्राफ्टों के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो दोनों में सेम तरीके के इंजनों का इस्तेमाल करने के बावजूद एयरक्राफ्टों के स्पीड और रेंज में काफी अंतर है। F-50 एयरक्राफ्ट जहां पे 1837.5 किलोमीटर पर आवर के अधिकतम रफ्तार में उड़ान भर सकता है, जो करीब करीब मार्क 1.5 होता है, तो वहीं पे तेजस एयरक्राफ्ट करीब करीब 1980 किलोमीटर पर आवर मतलब मार्क 1.6 के रफ्तार में उड़ान भर सकता है। रेंज को लेकर बताया जाता है कि F-50 का रेंज 1851 किलोमीटर है, जबकि तेजस एयरक्राफ्ट का रेंज करीब करीब 1850 किलोमीटर के आसपास ही है। लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट है ये हवा में रिफ्यूल हो सकता है। F-50 के हवा में रिफ्यूल होने का संभावनाएं नहीं है, जिस वजह से संपूर्ण रूप से अपने इंटरनल फ्यूल और एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक के ऊपर ही डिपेंड करता है। एयरक्राफ्ट के सर्विस सीलिंग को अगर देखा जाए मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता, तो F-50 14,630 मीटर के ऊंचाई मतलब 48,000 फीट के ऊंचाई में जा सकता है, जबकि तेजस एयरक्राफ्ट इससे अधिक और करीबन 16,000 मीटर मतलब 53,500 फीट के ऊंचाई में जा सकता है। F-50 जहां पे +8G से लेके -3G के दबाव झेल सकता है, तो वहीं पे तेजस एयरक्राफ्ट +9G से लेके -3.5G तक दबाव झेलने में समर्थ है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा अगर पेलोड क्षमता को देखा जाए तो F-50 एयरक्राफ्टों में टोटल 7 हार्ड पॉइंट है, जिसके सहारे ये जो एयरक्राफ्ट है ये 5,443 किलोग्राम के पेलोड को लेके उड़ान भर सकता है, जबकि तेजस एयरक्राफ्ट में 8 हार्ड पॉइंट है, जिसके सहारे ये 5,300 किलोग्राम के पेलोड को लेके उड़ान भरने में सक्षम है। मतलब पेलोड क्षमता तो दोनों का लगभग एक ही बराबर है, लेकिन हथियार लेने के जो हार्ड पॉइंट है उसका संख्या तेजस एयरक्राफ्टों में एक अधिक है। दोस्तों F-50 में एक 20 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि तेजस एयरक्राफ्टों में देखा जाए तो 23 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल हुआ है। F-50 हाइड्रा 70 और अन्य कुछ रॉकेट को कैरी कर सकता है, जबकि एयर टू एयर मिसाइल में ये M9 साइडवाइंडर मध्यम रेंज के मिसाइल को कैरी करने में सक्षम है, जबकि साउथ कोरिया इसमें M120 जैसे मिसाइलों को लगाने का
का प्लान बना रहा है। एयर टू ग्राउंड हथियार के रूप में AGM-65 जैसे हथियार को ये कैरी कर सकता है और साउथ कोरिया इसमें KPD-305K2 और नेवल स्ट्राइक मिसाइलों को लगाने का प्लान बना रहा है, जबकि एंटी शिप मिसाइल के रूप में भी इसमें नेवल स्ट्राइक मिसाइलों का ही इस्तेमाल होगा। हालांकि दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये अमेरिकी मेड कुछ बॉम्ब्स को कैरी करने में सक्षम है और एक स्नाइपर टारगेटिंग पॉड को कैरी कर सकता है। जबकि तेजस एयरक्राफ्टों के मामले में तेजस एयरक्राफ्ट रॉकेटों के अलावा R-73, IDERV, पाइथन 5, SRAM, अस्त्र मार्क 1, R-77 जैसे मिसाइलों को कैरी करने में सक्षम है। मतलब इसमें भारतीय, इजरायली और ब्रिटिश मिसाइल के अलावा रशियन मिसाइलों को भी लगाया जा सकता है। या टू सरफेस मिसाइल के रूप में इसमें KH-59, KH-59L, KH-59T जैसे रशियन मिसाइल के अलावा हैमर जैसे फ्रेंच मिसाइल कैरी किया जा सकता है। जबकि ब्रह्मोस को भी मतलब इसके नेक्स्ट जनरेशन वर्जन को भी लगाने का भारत तैयारी कर रहा है। इसमें रुद्रम 1 जैसे स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल भी लग सकता है और KH-35 और KH-59MK जैसे रशियन एंटी शिप मिसाइल भी लग सकता है। हालांकि इसके अलावा तेजस एयरक्राफ्ट भारत के द्वारा निर्माण किया हुआ कई तरीके के बॉम्ब्स, इवन अमेरिका के ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन, इजराइल के स्पाइस श्रेणी के बॉम्ब को भी कैरी कर सकता है। रशिया के कई तरीके के लेजर गाइडेड बॉम्ब, क्लस्टर बॉम्ब और अनगाइडेड बॉम्ब भी ये कैरी कर सकता है। और दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट अपने हार्ड पॉइंट में चैफ फ्लेयर, काउंटर मेजर, डिस्पर्सिंग सिस्टम, टारगेटिंग पॉड और लाइटनिंग 3 जैसे पॉड को भी कैरी कर सकता है। एयरक्राफ्टों के एवियोनिक्स को अगर कंपेयर किया जाए तो FA-50 एयरक्राफ्टों में लॉकहीड मार्टिन AN/APG-67 मल्टी मोड ऑल डिजिटल एक्स बैंड पल्स ड्रॉप रडार लगाया गया है। जबकि इसके अलावा इसके आधुनिक वर्जन में ELM-2032 एडवांस पल्स ड्रॉप रडार लगाने का बात कहा जा रहा है। हालांकि दोस्तों कुछ वेरिएंटों में AN/APG-83 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार लगाने का भी बात कहा गया है। जबकि कुछ वेरिएंटों में AN/APG-84 रडार को भी इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है, पर एक्चुअली इसमें ज्यादातर पल्स ड्रॉप रडार का ही फिलहाल इस्तेमाल हो रहा है। तेजस एयरक्राफ्टों में एवियोनिक्स के रूप में ELM-2032 रडार फिलहाल इस्तेमाल हो रहा है, जबकि भारत के द्वारा इसमें उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का भी टेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें सेल्फ प्रोटेक्शन सूट और बस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है। जबकि तेजस एयरक्राफ्टों में भारत की तरफ से डेवलप किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और कई तरीके के अन्य सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया गया। और दोस्तों एयरक्राफ्टों का जो एक बड़ा फीचर है एरियल रिफ्यूलिंग फीचर, वो फिलहाल इन एयरक्राफ्टों को FA-50 से आगे रखता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।